नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संकरण एक ऐसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से डेफिनेटली हमारे जेट या आईसीआर या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें संकरण के बारे में पता होना चाहिए, हमें यहाँ से क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसमें आज ही इस क्लास में संकरण और अतिव्यापन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा थ्योरेटिकली किस प्रकार से, फिर हम इसका निकालेंगे कि कोई भी यौगिक हमें दे रखा है या कोई भी हमें श्रृंखला दे रखी है उसमें किस प्रकार से हम संकरण निकालते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे आज की क्लास में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी कक्षक का किसी भी यौगिक का या किसी भी श्रृंखला का संकरण निकाल सकते हैं। किसी भी श्रृंखला में किस प्रकार से हम उसमें सिग्मा या पाइबंध ज्ञात कर सकते हैं, उसका अतिव्यापन हम ज्ञात कर सकते हैं। और कोई भी कार्बनिक श्रृंखला दे रखी है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बंध कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की हम क्लास में पढ़ेंगे और यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। या तो कोई पर्टिकुलरली हमें एक यौगिक दे दिया होता है, जैसे कि CH4 दे दिया या SO4 दे दिया या XCBS4 कुछ भी दे देता है यौगिक और बोलता है कि इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालिए। ठीक है, तो उसका संकरण किस प्रकार से निकालते हैं वो हम आज की इस क्लास में समझेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमें कार्बनिक श्रृंखला दे दी होती है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं या सिंगल बॉन्ड वाली हो सकती है। उसमें या तो टोटल श्रृंखला के पूरे सिग्मा बंध या पाइबंध पूछते हैं कि इस पूरी श्रृंखला में कितने सिग्मा बंध हैं कितने पाइबंध हैं, या हो सकता है कि उसमें पर्टिकुलरली कार्बन को एक इंडिकेट कर दिया जाता है, स्टार कर दिया जाता है कि इस कार्बन का सिग्मा या पाइबंध बताइए या इस कार्बन का संकरण बताइए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको आज की इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहले से जुड़े हो तो आपको डेली अपडेट टू डेट वीडियो आती रहेंगी। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, अगर आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े हुए तो इस मंडे को आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। जो भी रेगुलर अगर वीडियोज आप देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोज देखते हैं, वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल कर रखा है या शेयर कर रहे हैं, उनके लिए मंडे को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा तैयार रहना सरप्राइज के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है संकरण। संकरण का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक हमने जब पिछली वीडियोज को हम देखते हैं तो उनमें हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से परमाणु क्या होते हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, अष्टक नियम के द्वारा बनाते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। अब जब वो यौगिक बन रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी यौगिक बन रहा होता है तो वहां पर क्या होता है कि दो कक्षक होते हैं, दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलते हैं। और मिलते हैं तो जब कोई भी दो कक्षक मिलते हैं तो तुमने देखा होगा जैसे कि उल्का पिंड या कुछ भी भिड़ते हैं तो ऊर्जा वहां से निकलती है। उसी प्रकार से जब दो कक्षक मिलते हैं, उनके नाभिक मिलते हैं तो वहां से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो संकरण भी उसी प्रिंसिपल पर। संकरण का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या कक्षक होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक कक्षक आपस में जब मिलते हैं, मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, पुनर्वितरण कर कुछ नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को हम कहते हैं संकृत कक्षक। इन कक्षकों को कहते हैं संकृत कक्षक और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संकरण। दोस्तों परिभाषा में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। मैं वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाते हैं तो नए कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। आगे दोस्तों समझ में इसको, अब हम इसका सूत्र पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र पढ़ते हैं कि संकरण का सूत्र क्या होता है। संकरण का सूत्र होता है, कोई भी हमें जैसे यौगिक दे रखा है, माना कि जैसे CH4 यौगिक दे रखा है, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है हमारा केंद्रीय परमाणु होता है और उस केंद्रीय परमाणु से यहां पर क्या होता है, अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं। अच्छा, यहां पर आप इस चीज को भी क्लियर कर लेना कि ये CH4 जुड़ रहा है तो किस प्रकार से जुड़ रहा है। यहां पर अष्टक नियम लग रहा है दोस्तों, आप अष्टक नियम लगा के देख सकते हो। ठीक है, संकरण का सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु है यहां पर और उस केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले अन्य परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस क्या करना है, उससे जुड़ने वाले परमाणु, लेकिन वो परमाणु एकल बंधित परमाणु ही होने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, एकल बंधित परमाणु, यहां पर मैं लिख रहा हूं
एकल बंधित परमाणु, ठीक है। अब अगर कोई यौगिक है उस पर प्लस या माइनस चार्ज दे रखा, माना कि जैसे यहाँ पर प्लस -1 होता है या +1 होता है, इस प्रकार से कोई अन्य यौगिक होते हैं जैसे कि SO4 - 2 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस माइनस हमें नहीं दे रखा है, बट कुछ यौगिक होते हैं जिन पर प्लस या माइनस होता है, तो अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना, तो माइनस धनावेश, और अगर माइनस धनावेश है उसको माइनस करना है और प्लस ऋणावेश कर देना है, ठीक है, उल्टा करना है, क्योंकि धनावेश मतलब उसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए हम उसको घटा रहे हैं, और ऋणावेश का चिन्ह आ रहा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं इसलिए हम उस पर प्लस का चिन्ह लिखना है। बटे, इन सब के बटे हमको क्या कर देना है 2 कर देना है। सूत्र वापस से समझा रहा हूं मैं, संकरण का सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। कोई भी हमें यौगिक दे रखा है उसका हमें संकरण निकालना है, तो केंद्रीय परमाणु देखेंगे उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंधित इलेक्ट्रॉन, एकल बंधित परमाणु कितने हैं, ठीक है, उससे जुड़ने वाले। अगर धनावेश चार्ज है तो उसको माइनस करना, माइनस धनावेश, और ऋणावेश है तो उसको प्लस कर देना, जितना भी चार्ज दे रखा है, बटे क्या कर देना है 2 कर देना। ये हमारे संकरण का सूत्र है। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। अभी एग्जाम्पल जैसे कि हमें दे रखा है CH4, ठीक है, CH4 होता है मेथेन, इसका केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालने की पूरी ट्रिक बता दूंगा, पूरी आवर्त सारणी की, ठीक है। केंद्रीय परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है इसका 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोश, फर्स्ट कोश ये हो गया, सेकंड कोश ये पूरा बाह्यतम कोश होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, आपको याद हो तो, कि हमें आगे वाली संख्या देखनी, जो जितना जहां तक कॉमन आ रही है आगे वाली संख्या वो हमारा अंतिम कोश होगा, बाह्यतम कोश होगा, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम संकरण निकालते हैं, इसका संकरण निकालेंगे तो बाह्यतम कोश में कार्बन के कितने आ गए 4 आ गए, 4 प्लस एकल बंधित परमाणु, जुड़ने वाले एकल बंधित परमाणु, यहां पर हाइड्रोजन, आपको पता होगा हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से ही जुड़ता है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 4 कर देंगे। धनावेश ऋणावेश कुछ नहीं है, उसको ऊपर छोड़ देंगे, बटे बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। कितना आंसर आया 4 और 4 8 बटे 2 बराबर 4। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। संकरण का हमने मान निकाल लिया, 4 आता है, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, मेन चीज याद रखना। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस पूरे चैप्टर की बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, आवर्त सारणी की। खासकर आवर्त सारणी आपने पढ़ लिया, उसकी ट्रिक में यहाँ पे कुछ ट्रिक ऐसी बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। चाहे वो उसका किसी भी तत्व का, चाहे वो जिसका हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं हो तो हम उसका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा परमाणु क्रमांक जो हमें 30 से 50 से ऊपर है, जिसका भी हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, वो हम याद कर सकते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखने हैं तो यहाँ पर सूत्र से निकला, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, वो भी हम देख सकते हैं। और संयोजकता हमने बात की थी, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता भी हम देख सकते हैं। 5-6 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर के एंड में, तो आप जुड़े रहिए, इसको देखते रहिए वीडियो को। देखो संकरण का मान आ गया 4, यहां रुक जाना। अब हमें क्या करना है, इस पर मान लेना है कि अब 2 से शुरू होना है, ठीक है। अगर आंसर 2 आता है तो वहां पर संकरण हो जाएगा sp, लिख लेना इस टेबल को। अगर 3 आता है तो संकरण हो जाएगा sp2, अगर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d²। वैसे जनरली 5 तक या 4 तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा और इसी प्रकार से आगे चल जाएगा, sp3d², d3 d4 d5 इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अभी हमें बस इतना ही याद रखना, 4 या 5 तक। संकरण हमारा कितना आया, यहाँ पर मान आया हमारा 4, संकरण का मान 4 आया है। 4 पर क्या बन रहा है दोस्तों, देखना एक बार, 4 पर भाई साहब sp3 बन रहा है, तो CH4 में क्या हो जाएगा sp3 आंसर हो जाएगा इसका। संकरण निकालना आया कि नहीं आया, CH4 में संकरण है sp3। क्लियर है ये बातें, समझ में आ गई। इस प्रकार से हम संकरण निकालते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि BeCl2, ठीक है, बेरिलियम। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, केंद्रीय परमाणु ये है हमारा। बाह्यतम कोश में कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, तो इसका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये अंतिम वाला कोश है, बाह्यतम कोश हो गया। तो सूत्र में मान रखेंगे, संकरण निकालना है हमें। संकरण में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ठीक है, क्योंकि बाह्यतम कोश हमारा ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर वाली संख्या होती है, तो 2 प्लस एकल बंधित परमाणु कितने, Cl एकल बंध से जुड़ता है, तो Cl के एकल बंधित परमाणु कितने हो गए, 2 परमाणु जुड़ रहे हैं तो 2, माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, आगे कुछ नहीं करेंगे, बटे क्या कर देंगे हम इसमें 2 कर देंगे, तो 4 बटे 2 बराबर 2, ठीक है।
और 2 आंसर आया, 2 पर क्या करना है, 2 पर कौन सा संकरण होता है, sp, तो BeCl2 में कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। दिख रहा है ना नीचे आपको, sp संकरण हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई, नहीं आई कोई भी दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें समझ में आ गया यहां तक आपको पूरा। BeCl2 इस प्रकार से कोई भी तत्व हमें दे रखा है उसका हम संकरण निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं बहुत सारे यौगिक दूंगा जिनके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में निकाल लेंगे, नहीं आते तो आप हमें डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। संकरण तो हो ही गया आपके, अब हम पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला था, किसकी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्रिक सिंपल सी है, आपको मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है। देखिए ये हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है, इसमें दिख रहा है ये हमारा एस कक्षक होता है, ये पी कक्षक होता है। मैं इन दोनों की बता रहा हूं क्योंकि हमेशा जनरली क्या होता है, एस कक्षक और पी कक्षक वाले यौगिक ही जुड़ते हैं, बनते हैं। ठीक है, एस कक्षक में 2 होते हैं जिसको 1A और 2A कहा जाता है आपको, और यहां पर कितने होते हैं, 6 होते हैं जिसको P1 कहा जाता है। P1, P2, P3, P4, P5 और P6 जो अक्रिय गैस होती है हमारी अंत वाली। ठीक है, आपको गिनती याद करनी है, बस कुछ नहीं करना। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या होगा, ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस कक्षक में, जैसे कि यहां पर हमें आवर्त सारणी तो ट्रिक से तो याद है, हाइड्रोजन हलीना की रब से पर याद, तो ये जितने भी तत्व हैं इन सब के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा फिक्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगर यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए ये वाली है, तो इनमें से कोई सा भी तत्व आ रहा है तो उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, इधर बैंगन आलू गाजर थैला नेपाल पाकिस्तान इस प्रकार से जितने भी चलें, काशी का शंकरनाथ सबका हमें ट्रिक के थ्रू याद है, तो उसके ऊपर वाली संख्या में याद रखनी है, उसके नीचे जितने भी तत्व हैं सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगी 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। क्लियर है दोस्तों, तो अभी जैसे हमने किसी का भी हमें निकालना है, कार्बन का भी हमने थोड़ा देखा, तो बोरोन और कार्बन यहां पे आता है, तो कार्बन के ऊपर क्या संख्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर सिलिकॉन का भी पूछेगा तो सिलिकॉन का भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जर्मेनियम को पूछेगा तो जर्मेनियम के भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऊपर का सदस्य के जो गुण होते हैं वही उस वर्ग में नीचे वाले सदस्यों के गुण होते हैं। जैसे हमारे घर परिवार में होता है कि हमारे जो पूर्वजों के जो गुण होते हैं वही संतति में चलते रहते हैं और समान होते हैं उसी पीढ़ी के, उसी प्रकार से प्रथम सदस्य के जो गुण हैं उस वर्ग के सभी सदस्यों के गुण जो है वो समान ही रहेंगे। ठीक है, लगभग, इसीलिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का अगर हमें पता है तो नीचे वाले के भी उसी प्रकार से रहेंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संकरण, तो समझ में आ गया आपके, संकरण तो क्लियर हो गया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अतिव्यापन। ठीक है, संकरण के अंदर ही आता है अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है, देखो हमने अभी संकरण पढ़ा था, संकरण में पढ़ा था कि सर जी क्या संकरण में क्या होता है कि जब 2 कक्षक होते हैं वो 2 कक्षक एक दूसरे का अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, पुनर्वितरण कर नए कक्षक बनाते हैं। मतलब 2 कक्षक आपस में मिल रहे हैं, वो कक्षक कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर संकरण होता है। तो यहाँ पर ऊर्जाओं का पुनर्वितरण हो रहा है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, कक्षक कौन कौन से हैं हमें ये क्लियर होगा तो हमें पता है कि हमारी आवर्त सारणी होती है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जनरली एस और पी कक्षक आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, क्योंकि ये वाले तो क्या सारे के सारे डी ब्लॉक के धातुएं होती हैं, तो ये अधिक क्रियाशील होती धातु होते हैं। ठीक, बट आयनिक यौगिक की बात करें या सहसंयोजक यौगिक की बात करें, ज्यादातर आयनिक या सहसंयोजक होते हैं, और वो हमेशा एस कक्षक या पी कक्षक कर ही के तत्व ही मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अतिव्यापन होता है हमारा एस अतिव्यापन। ठीक है, फिर एसपी अतिव्यापन, और थर्ड आता है हमारा पीपी अतिव्यापन। क्लियर है, ये 3 प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। किस आधार पर कि कौन कौन से कक्षक मिल रहे हैं। अगर एस कक्षक और एस कक्षक मिल रहे हैं तो एस एस अतिव्यापन बनाएंगे, अगर एस कक्षक और पी कक्षक के तत्व मिल रहे हैं तो एसपी अतिव्यापन होगा वहां पर, और अगर पीपी कक्षक मिल रहे हैं तो वहां पर पीपी अतिव्यापन होगा। ठीक है, अभी हम इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले है एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन में क्या होता है, देखो एक एस कक्षक
और दूसरा एस कक्षक मिलेगा। एस कक्षक क्या आकृति गोलाकार होती है, आपको यहाँ पर बता दें हम थोड़ा सा ब्रीफली, आपको अगर याद होगा एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार, पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार, और डी कक्षक होता है द्विडंबलाकार, और एफ कक्षक होता है जटिल। क्लियर है? तो एस कक्षक और एस कक्षक आपस में मिलते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या होगा, देखो ये एक एस कक्षक है, दूसरा अगर किससे मिलेगा तो इसके ऊपर आएगा, तो ये एस एस यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो रहे हैं। ओवरलेपिंग का मतलब होता है अतिव्यापन है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो रहे हैं, तो यहाँ पर अतिव्यापित क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जहां पर दोनों कक्षक मिल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, अतिव्यापित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाएगा, एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। तो जब भी एस कक्षक एस का यौगिक और दूसरे एस कक्षक का यौगिक आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, एस एस अतिव्यापन होता है। सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे चलते हैं हम, जैसे कि एस पी अतिव्यापन। एस पी अतिव्यापन में क्या होता है, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, लेकिन पी कक्षक कहता है डंबलाकार होता है, डंबलाकार आकृति होती है इस प्रकार से। ठीक है, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलेंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनता है, कक्षक बनाते हैं। लेकिन ये पी कक्षक दोनों प्रकार से रहता है, इस प्रकार से भी रहेगा और पी कक्षक इस प्रकार से भी रहेगा। तो एस और पी ये दोनों कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एस पी अतिव्यापन बताते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये दोनों यहाँ पर अतिव्यापित हो रहे हैं, तो ये अतिव्यापित क्षेत्र क्या कहलाएगा, एस पी अतिव्यापन। क्लियर हो गया, लिख दें इसको पूरा, ये हो जाएगा हमारा एस पी अतिव्यापन। तो इस प्रकार से अगर एस एस कक्षक मिल रहे हैं तो एस एस अतिव्यापन, और एस और पी कक्षक मिल रहे हैं तो एस पी अतिव्यापन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अभी हमारा जो तीसरा है पी पी अतिव्यापन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना। यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें एक चीज क्लियर होगी कि सिग्मा और पाई बंद किस प्रकार से निकलते हैं। तो ये हमें पी पी अतिव्यापन में पता चलता है कि सिग्मा बंद क्या होता है और पाई बंद क्या होता है। ठीक है, ये मिट नहीं रहा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, चलिए आपको दिख जाएगा आई होप। ठीक है, पी पी अतिव्यापन थर्ड नंबर का, पी पी अतिव्यापन। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है कि सर जी पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार होता है, लेकिन ये पी पी अतिव्यापन अगेन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सम अक्षीय, एक होता है सम अक्षीय, और दूसरा होता है समपार्श्विक, दूसरा होता है समपार्श्विक। पीपी अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, समअक्षीय अतिव्यापन और समपार्श्विक अतिव्यापन। समअक्षीय का मतलब होता है कि दोनों का अक्ष समान रहेगा, एक ही अक्ष में। जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर का हम देखते हैं तो एक पी कक्षक ये है प्लस दूसरा पी कक्षक भी है, दोनों का अक्ष समान है, दोनों एक ही अक्ष पर क्रिया कर रहे हैं, एक ही अक्ष पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अतिव्यापन बनेगा वो बनेगा तो समअक्षीय है, और पीपी अतिव्यापन एक ये रहा, दूसरा इससे आकर जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, इस प्रकार से आकर जुड़ेगा, ये वाला क्या कहलाएगा, पीपी अतिव्यापन हो जाएगा, ये हो जाएगा पीपी अतिव्यापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रकार का हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, समपार्श्विक अतिव्यापन, बी नंबर का। समपार्श्विक में क्या होता है कि दोनों अक्ष जो है ऊपर होंगे, एक अक्ष ये रहा इस प्रकार से और दूसरा भी इस प्रकार से क्रिया करेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर ये। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अब किस प्रकार से मिलेंगे, एक ये रहा और दूसरा इस प्रकार से ये रहा। ठीक है, यहां पर एक तो ये अतिव्यापन हो रहा है, यहां पर मिल रहे हैं और ऊपर यहां पर भी मिल रहे हैं, यहां भी अतिव्यापन हो रहा है। तो पीपी अतिव्यापन तो हो रहा है यहां पर, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर देखो पीपी अतिव्यापन जो हो रहा है वो एक ही जगह पर हो रहा है, एक ही स्थान पर हो रहा है। यहां पर जो पीपी अतिव्यापन हो रहा है वो दो स्थानों पर हो रहा है, ऊपर और नीचे। ठीक है, अब समझना इस बात को, जो इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्मा बंद और पाई बंद निकल के आते हैं कहां से, कि जब पीपी अतिव्यापन होता है और पीपी अतिव्यापन में समअक्षीय अतिव्यापन होता है, दोनों एक ही अक्ष में अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो वहां पर सिग्मा बंद बनता है। क्लियर है। और यदि पीपी अतिव्यापन जब समपार्श्विक होता है तो पीपी कक्षक हमेशा दो स्थानों पर मिलते हैं, तो वहां पर पाई बंद बनता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद रहेगा, याद रखना है। सिग्मा बंद कहाँ बनता है, जहां पर पीपी अतिव्यापन एक स्थान पर हो रहा होता है, और पीपी अतिव्यापन अगर दो स्थानों पर होता है तो वहां पर पाई बंद बनता है। दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि समअक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा बंद बनता है, समपार्श्विक में पाई बंद बनता है। क्लियर है। अब चलिए एक क्वेश्चन ये आता है कि सिग्मा बंद प्रबल होता है पाई बंद से, क्यों? ये आपने 12th में पढ़ा होगा या यहां पढ़ लो।
सिग्मा बंध और पाई बंध बनते हैं। सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा बंध में अतिव्यापन एक स्थान पर हो रहा है, जबकि पाई बंध में 2 स्थानों पर हो रहा है, इसलिए उसको आराम से तोड़ सकते हैं। सिग्मा बंध को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए सिग्मा बंध जो होता है वो प्रबल होता है, क्योंकि वहां पर अतिव्यापन एक स्थान पर होता है। भाई कोई भी चीज है, एक तो एक स्थान पर जुड़ी हुई है, एक 2 स्थानों पर जुड़ी हुई है, तो जो एक स्थान पर जुड़ा होता है वो ज्यादा प्रबल होता है कि नहीं होता? होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात तो अब आएगी, ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। हम बात कर रहे थे संकरण पर। अतिव्यापन इसमें एक टॉपिक आता है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें अतिव्यापन के थ्रू, अतिव्यापन में हमने मेन चीज क्या पकड़नी है हमको, कि हमने सर जी सिग्मा बंध और पाई बंध निकाल, यानी जी हाँ, सिग्मा बंध और पाई बंध निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब इन सिग्मा बंध और पाई बंध के आधार पर ही हम संकरण निकालेंगे। मिट जा भाई। जो हमारे एग्जाम्स में आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का हमें संकरण निकालना, हमने निकाल लिया था। जैसे कि CH4 है, BeCl2 है, SO4-2 है, किसी का भी है, हम संकरण निकाल रहे हैं तो किस आधार पर निकाल रहे हैं? उसके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को देख रहे हैं और उससे एकल बंधित जुड़े परमाणु की संख्या देख रहे हैं। माइनस धनायन ऋणायन है, जो भी अगर धनायन है तो माइनस कर देना, ऋणायन है तो प्लस कर देना, बटे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला हमें दे रखी है, कार्बनिक श्रृंखला दे रखी है, तो उसमें हम जैसे CH3, CH2 और CH3 क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। जेटाइसर में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी कार्बनिक श्रृंखला दे रखी है, उसमें हमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कुल सिग्मा कितने होते हैं, या कुल पाई बंध कितने होते हैं, या इसमें संकरण कौन सा होता है, या पर्टिकुलरली 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, इसमें दूसरे नंबर पे कार्बन पे कितने सिग्मा बंध या पाई बंध होंगे, या दूसरे नंबर पे कार्बन पे कौन सा संकरण होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये अब हम शुरू करते हैं कि किसी भी श्रृंखला में किस प्रकार से निकालते हैं। उससे पहले हमें एक चीज की बात की जानकारी होनी चाहिए कि श्रृंखला होती है, श्रृंखला के अंदर बंध होते हैं। क्या होते हैं? श्रृंखला के अंदर बंध होते हैं। बंध कौन कौन से होते हैं? या तो एकल बंध हो सकता है, या द्विबंध हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। क्लियर? इसमें सिग्मा बंध कितने होते हैं और पाई बंध कितने होते हैं, ये हमें पता करना है। किस प्रकार से पता करेंगे? आपको बस एक चीज याद रखनी है, मैंने कहा था सिग्मा बंध कब बन रहा था? जब अतिव्यापन एक बार हो रहा है। तो एक सिग्मा बंध तो हर एक बंध में फिक्स है। एक सिग्मा बंध तो फिक्स है, चाहे वो एकल बंध हो, चाहे वो द्विबंध हो, या वो त्रिबंध हो। तो एकल बंध में एक सिग्मा बंध होगा, फिक्स है, एक तो कंपलसरी हमें रखना है। अब ऑलरेडी एक ही बंध है और एक सिग्मा बंध मैंने मेरी जेब में रख लिया, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो पाई बंध वहां पर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर सिग्मा बंध एक है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें पाई बंधों की संख्या 0। द्विबंध है तो सिग्मा बंध तो फिक्स है, एक ही रहेगा। 2 में से एक तो सिग्मा बंध निकल गया, अब एक बच रहा है, तो वो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? उसमें पाई बंध हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बंध तो एक ही है भाई, ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही है, फिक्स है। इसके अलावा जो बच गया, कितने बच गए? इसमें 2 बच गए, वो 2 क्या हो जाएंगे? इसके पाई बंध हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, एक टेबल है जो हमें याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंधों की संख्या 1, पाई बंध 0। द्विबंध में या डबल बॉन्ड में सिग्मा बंध 1, पाई बंध 1। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो सिग्मा तो सब में 1 ही आ रहा, फिक्स है, 1 से ज्यादा नहीं करना है हमें। पाई बंध 0, 1 और 2 कर देना, इस प्रकार से। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए श्रृंखला पर। श्रृंखला में हमें सिग्मा बंध या पाई बंध निकालने होते हैं, तो किस आधार पर निकालने हैं? देखो 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि हमें पूरी श्रृंखला का दिया हुआ होता है कि पूरी श्रृंखला में सिग्मा बंध या पाई बंध बताइए। पूरी श्रृंखला का हम एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें बेटर ये रहेगा हम एक एक कार्बन का सिग्मा या पाई बंध निकालना सीख जाएं। एक बंध का कैसे निकालना है कि जिस कार्बन का आप निकाल रहे हो उसके चारों ओर घूम जाओ, ठीक है। जिस भी कार्बन का हम सिग्मा बंध या पाई बंध निकाल रहे हैं उसके चारों ओर घूम के देखो कि कौन सा बंध है भाई साहब, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वहां पर इन चीजों को रख दो, उसके सिग्मा या पाई बंधों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से अगर हम एक एक कार्बन के सिग्मा या पाई बंध निकालेंगे तो हम पूरी श्रृंखला के सिग्मा या पाई बंध निकाल सकते हैं। इस श्रृंखला को अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं, कैसे कि ये कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। फिर कार्बन है, फिर 2 हाइड्रोजन, एक यहां पर, एक यहां पर, फिर कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये मैंने खोल कर लिख दिया।
हमें एक एक का निकालना, सबसे पहले इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। क्या क्या निकालना है? सिग्मा बंध निकालने हैं और पाई बंध निकालने हैं। इस कार्बन के चारों ओर देखो, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, मैंने कहा था एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध करना है हमें, ठीक है। तो एक सिंगल बॉन्ड को मैं एक सिग्मा बंध गिन सकता हूं, तो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस कार्बन के चारों घुमा, 4 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 4 सिग्मा हो रहे हैं, ठीक है। सिग्मा कितने हो गए? 4 हो गए। पाईबंध है, पाईबंध कब आएगा? तो द्विबंध या त्रिबंध होगा तो पाईबंध 0। उसी प्रकार से दूसरे का निकालना है, इसके में 1 2 3 और 4 सिग्मा और 0 पाई। इसमें बात करूं तो 1 2 3 और 4 सिग्मा और 0 पाई। तो ये तो हो गया पर्टिकुलरली, ठीक है, कि किस प्रकार निकालते हैं? 4 0 4 से 4 0। अगर टोटल सिग्मा कितने हो गए? 4 8 और 12, और पाईबंध टोटल कितने हो गए? 0। तो अगर श्रृंखला में कुल सिग्मा बंध या कुल पाईबंध पूछे गए हैं तो हम निकाल सकते हैं, एक एक कार्बन का निकालेंगे और उसमें हम निकाल लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि उसमें से संकरण पूछा जाता है, सिग्मा पाई। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा कि सर जी इसमें संकरण बताइए, संकरण कौन सा होता है। तो संकरण के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी एक, कि हमें ज्यादा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 होता है तो क्या करना है? sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, 5 संख्या है तो sp3d। वैसे जनरली यहां तक 4 तक ही काम में आएगा हमारे, ठीक है। ये संख्या जो है वो सिग्मा बंध की संख्या भी हम मान सकते हैं कि सिग्मा बंध की संख्या क्या है। जो सिग्मा बंध की संख्या है 2 3 4 5, उसी आधार पर हम उसका संकरण निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 4 है, तो यहां पर संकरण कौन सा होगा? यहां पर संकरण हो जाएगा sp3। यहां सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो sp3, यहां पर भी sp3। इस श्रृंखला के सभी कार्बनों पर समान संकरण है, sp3 sp3 sp3। तो हम पूरा कह सकते हैं कि इस पूरी श्रृंखला पर भी क्या होगा? sp3 संकरण ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब पर नियम लागू लग रहा है, ये तो सारे कार्बनों पर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग कैसे होते हैं वो एग्जांपल भी समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो रही है, मेरा टारगेट रहता है कि 15 से 20 मिनट की वीडियो ही बनाऊं मैं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके हैं, वो आपको समझाना जरूरी है। एक तो होता है कि मैं बेसिक सा सिंपल सा समझा के आपको चला जाता, बट यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है तो मैं थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख के चलते हैं। पहला एग्जांपल समझ में आ गया, दूसरा एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। कार्बन की संख्या पूरी हो रही है 3 4 3 4 और 3 4। हमें वही काम करना है, क्या काम करना है? एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, सिग्मा बंध निकालना है, पाई बंध निकालना है और संकरण निकालना है। ये तीनों चीज हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझाने का, क्योंकि समय की बहुत कमी है आपके पास में और मेरे पास में भी। आप तो बहुत बिजी हो, वैसे बहुत पढ़ते हो, है ना। 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, हमसे पूरा विश्वास है। चलिए CH3 देखो, बहुत सारा 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, मैं तो ये कहना चाहूंगा, है ना। 10 से 12 घंटे कर लो इसको। आप घर पे बैठे हो, सेफ बैठे हो, तो घर पे पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं आपके पास में, कोई दूसरा काम भी नहीं है ना, तो कोशिश करो अपने टाइम ओवर, स्टडी टाइम ओवर को थोड़ा सा बढ़ाओ। उसको भी आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकूंगा। आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ। पढ़ाई जो है उसमें हम कभी कभी बोरियत फील करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने स्टडी के साथ में एंटरटेनमेंट को जोड़ देना है। अब एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप टिकटॉक उठा के बैठ गए या फिर व्हाट्सएप चलाने बैठ गए या फिर इंस्टा या फेसबुक चलाने बैठ गए, नहीं। आप अपनी स्टडी में काफी सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन घूम फिर के आपका टारगेट ये रखो कि मुझे स्टडी ही करनी है, ठीक है। कैसे कि आपको कभी कभी आप जैसे नोट्स पढ़ रहे हो, बोर हो गए, तो ठीक है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने लग जाओ। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बोर हो गए तो आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने लग जाओ। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने लग जाओ। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपको लग रहा है कि हाँ थ्योरी मेरा क्लियर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखनी है वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको क्लियर है, वीडियो को स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, आगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिए, या नीचे लिंक में होगा या फिर ऐप में डाल रखे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, वहां से सॉल्व कीजिए। तो जैसे भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं मैटर, वो सॉल्व कीजिए। थ्योरी में आप बोर हो रहे हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन करो, एमसीक्यू से फिर वीडियो लेक्चर्स पे जाओ, फिर ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करो, ऑनलाइन टेस्ट में रैंक वगैरह आएगी, आपको टॉपिक वाइज पता चलेगा। फिर थ्योरी पर, फिर ये ऐसे कई सारी एक्टिविटी होती है हमारे पास में। नोट्स भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी है। इस प्रकार से 5-6 चीज होगी हमारे पास में। तो अलग अलग करो दिन में, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही चीज करनी, था बोर हो जाओगे। तो इस प्रकार से आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पर बहला सकते हो कि हाँ भाई इसमें बोर हो गया तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, इस प्रकार से, ठीक है। बट टाइम ओवर बढ़ाओ, पढ़ते रहो, है ना, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो। 2-3 महीने बहुत सेफ टाइम मिला आपको, घर बैठकर बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो सकती है और आपका जेट में सिलेक्शन श्योरिटी है ना, चांस बढ़ते हैं। चलिए आते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। ये है सिग्मा बंध निकालना है मेरे को। सबसे पहले सिग्मा बंध के लिए क्या करूंगा, CH3 है,
मैंने कहा था चारों तरफ घूमना उसके, उस कार्बन के क्या करना है, चारों तरफ घूमना हमको, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा। आप देखो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ते हैं, हमने यहाँ पे देखा है। एकल बंध ये हो गया और एक हाइड्रोजन एक बंध ये रहा, 4 एकल बंध हैं। एकल बंध पर क्या होता है, सिग्मा बंध कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। पाई बंध कितना होगा यहाँ पर, 0 होगा, क्लियर है। दूसरा कार्बन देखो इसके चारों ओर घूमना है, एक सिग्मा बंध तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। मैंने कहा था कंफ्यूज होना ही नहीं है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या वो डबल बॉन्ड हो या वो ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बंध हमेशा हमें एक ही गिनना है, ठीक है। तो कितना भी हो भाई साहब, हमें तो सिग्मा बंध एक ही चाहिए, तो एक सिग्मा बंध ये रहा, एक सिग्मा बंध ये रहा, सिग्मा बंध कितने हो गए, 2 हो गए। इस कार्बन के चारों ओर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा यहां से निकल गया तो भी क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो वो 2 क्या हो जाएंगे, पाई बंध हो जाएंगे, क्लियर। फिर इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन पर भी क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो एकल बंध से जुड़ा हुआ है, वो एकल बंध क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। तो एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा हमें यहां से लेना है, 2 सिग्मा हो गए, बाकी 2 बचे 2 पाई बंध हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अब वापस आ जाओ, सिग्मा बंध 4 है, 4 पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। सिग्मा बंध, सिर्फ सिग्मा बंध देखने हमें संकरण के लिए, 2 है, 2 पर कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। यहां पर भी 2 है, 2 पर कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ये बात आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है। हमें सिग्मा बंध निकालने, पाई बंध निकालने और संकरण निकालना है, तीनों चीजें इजी गोइंग आराम से हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, उसमें सिग्मा बंध गिनने हैं, पाई बंध गिनने हैं। अब अगर क्वेश्चन वहां पर बाई चांस ये वाला नहीं भी आता है कि सिग्मा बंध पाई बंध मत निकालिए आप, तो हमें संकरण बता दीजिए, तो हम डायरेक्ट संकरण निकालेंगे, लेकिन सिग्मा बंध और पाई बंध तो हमें निकालने पड़ेंगे, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एग्जाम हमारे लिए टाइम कम रहता है। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कोई भी श्रृंखला है उसमें सिग्मा बंध कितने हैं, पाई बंध कितने हैं, या सिग्मा बंध पाई बंध छोड़ो, हमें संकरण निकालना है, तो संकरण का डायरेक्ट पता चल जाएगा कि संकरण उसमें कौन सा है। उसकी क्या ट्रिक है, देखो यहां पर एक चीज नोट करो, ट्रिक आप खुद निकालोगे। इस कार्बन की हम बात कर रहे थे, इस कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। एकल बंध था तो संकरण कितना आ रहा था, हम संकरण की बात कर रहे हैं सिर्फ, एकल बंध था, संकरण कौन सा आ रहा था, sp3 आ रहा था। इस कार्बन के चारों ओर भी हम घूम रहे तो देखना है कि संकरण कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है, इसमें भी sp3 आ रहा है। यहां पर इसके सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पर संकरण sp3 आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो sp संकरण आ रहा है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल नहीं आया, बाकी डबल बॉन्ड पर sp2 संकरण होता है। तो हमें क्या करना है, सीधी सीधी सी बात ये, यहां पर लिख रहा हूं मैं ट्रिक करके, ये याद रखनी है, बंध हमारे पास 3 है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। संकरण कौन सा होगा इनमें, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर फिक्स है sp3 संकरण ही होगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है कार्बन में, ये देखना है कि वो कार्बन के आसपास क्या है, आसपास अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वहां पर sp3 संकरण होगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड आसपास में आ गया, दिख गया, तो संकरण sp2 कर देना, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आसपास में दिख गया चारों ओर तो संकरण sp कर देना, कहीं भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, इससे गारंटी है कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। आपको बस बंध देखना है कि जिस कार्बन का मेरे को संकरण निकालना है उस कार्बन के आसपास कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब आंख मीच के sp3 संकरण रख देना, डबल बॉन्ड है मतलब sp2 संकरण, और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp संकरण। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें जेट के एग्जाम में टाइम को कम से कम, टाइम को ज्यादा से ज्यादा बचाना है, कम से कम टाइम हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ पर साथ साथ में उनकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो आप कोशिश करो, ट्रिक्स को प्रैक्टिस करो, उनके ट्रिक्स के बेस पर एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव एवरेज वाले क्वेश्चन इनको सॉल्व करते रहो, आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई आपको, कुछ नहीं करना, उसके आसपास संकरण देखना। अब अगर हम बाई चांस इसमें सिग्मा बंध या पाई बंध नहीं निकाले, लो सर जी हम भूल गए कि सिग्मा बंध पाई बंध कैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं, हमें याद है CH3, इस कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पर कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है, फिक्स है, कुछ नहीं देखना है। इस कार्बन के चारों ओर घूमो, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर कौन सा बंध होता है, sp संकरण होता है। इस कार्बन के चारों ओर कौन सा संकरण, कौन सा बंध आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर sp संकरण होता है, खत्म बात। सिग्मा बंध पाई बंध निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आना हमें जरूर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बट साथ साथ में हमको ट्रिक भी याद रखनी है। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके साथ में इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, मतलब छोटा सा है, कि ये जो संकरण होते हैं इनकी संरचनाएं क्या क्या होती हैं या इनके मध्य में बंध कौन कौन से होते हैं, तो मैं उसको उसके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ले लूंगा, जब हम इसमें रासायनिक बंध के प्रकार पढ़ेंगे
उसी में इस टॉपिक को ले लूँ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना इसके बाद में, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि sp3 संकरण है तो उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, या sp3 पर एक लोन पेयर है तो संरचना किस प्रकार की होगी, इस प्रकार से उसके अंदर बंद कोण कितना होता है, ये सारे क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में, इस पार्ट में भी, आज के इस वीडियो लेक्चर के इस पार्ट में मैं आपको आज संकरण और अतिव्यापन के बारे में ही बताऊंगा, और जो मैंने आपको बता दिया है मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। समझने के साथ साथ में मुझे ये उम्मीद है कि आप ट्रिक्स अच्छे से याद करते रहेंगे, ट्रिक्स के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, क्योंकि वहां पर हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही करना है, ऐसा नहीं कि गलत करना है। जहां पर अपवाद होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इसी के साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप नए हो तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जैसे भी हो आप लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हो, वीडियो को 10-10 लोगों तक पहुंचाओ, ताकि व्यूज के हिसाब से या फिर जो लाइक मिलते हैं उनके हिसाब से हम ये अनुमान लगाते हैं हाँ इतने बच्चों के पास में वीडियो पहुंची, इतने बच्चों को फायदा हुआ, तो हम आगे और बेटर से बेटर या ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। इन सब चीजों के बीच में आप घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और एक राय में आपसे एक ये भी कहना चाहूंगा, आपसे एक पर्सनली आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास में एग्जाम्स के लिए टाइम कम बच रहा है, तो इस टाइम पर कोशिश कीजिए थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। जो बच्चे आप में से लॉन्ग ईयर वाले हैं, साल भर से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आपको तो मैं रिकमेंड 100% पर्सनली यही करूंगा कि आप तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, जो अभी 12th पास करके आए हैं, उनको मैं जरूर कहूंगा कि पहले आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, थ्योरेटिकली कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन या टेस्ट प्रैक्टिस जो में हम डालते हैं यूट्यूब चैनल पर, लिंक में डाल देते हैं या फिर उसमें ऐप में डाल रखे हैं, आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट वहां पे हमने सारे पेपर्स वगैरह डाल रखे हैं, बैच में आपको ऐड कर दूंगा, वहां से मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। दोनों चीज हैं, दोनों एक दूसरे का साथ में चलेंगे तो मजा आएगा। जैसे होता है ना कि खाना खाते हैं तो दोनों ही चीजें जरूरी होती है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है और एमसीक्यू क्वेश्चन या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ में, आपका वेल विशर में देवेंद्र गुर्जर पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जेट में सिलेक्शन हो, आपको जेट का सारा सिलेबस समझ में जाए, पूरा क्लियर हो जाए। आपको जो भी सजेशन देना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, जो भी आपको और इंप्रूवमेंट करवाना है, और इंप्रूवमेंट चाहते हो कि सर ऐसे भी पढ़ाओ, ये चीज भी पढ़ाओ, इसकी वीडियो भी बनाओ, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चैप्टर है, किसी भी टॉपिक के चैप्टर के नोट्स हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुल मिला के हमारा टारगेट है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।